एक ऐसा फूलों का पौधा जिसके अंदर एक साथ सैकड़ों कलियां, सैकड़ों फूल निकल कर के आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। एक ऐसा पौधा जिसके अंदर एक साथ इतनी सारी कलियां निकलती हैं कि आप इसको गिन नहीं पाओगे। वो है मधु कामिनी का पौधा। एक ऐसा पौधा जब ये खिलता है तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। आपका जो पूरा गार्डन है वो महक उठेगा। एक ऐसा पौधा जो कि गुच्छों में कलियां बनाता है, एक ही ब्रांच पर, एक नहीं दो नहीं, इसकी एक ही ब्रांच पर बहुत सारी फ्लावरिंग, बहुत सारे फूल निकल करके आते हैं। और जब ये खिलता है तो पूरा फूलों का गुलदस्ता बन जाता है। इसके ऊपर सफ़ेद रंग के जो फूल हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। पूरा का पूरा जो गमला है वो फूलों से भरा हुआ दिखाई देगा। पत्ते तो सारे इसके ढक जाते हैं। अगर आप इसकी सही तरीके से केयर करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया सैकड़ों हज़ारों कलियां और फूल बनाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने गार्डन के लिए गर्मियों के लिए कोई फूलों का पौधा खरीदना चाहते हैं, एक ऐसा पौधा जो कि बारिश में भी फूलों से भरा रहता है, वो है मधु कामिनी का पौधा। तो इस समय आप अपने गार्डन में मधु कामिनी का पौधा ज़रूर ऐड करें। मधु कामिनी आप इस सीज़न ज़रूर खरीद करके लाएं। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ इंट्रोडक्शन, ये कुछ खासियत थी मधु कामिनी के पौधे की। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर से खरीदो। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही मधुकामनी का पौधा है और आपका मधुकामनी का जो पौधा है ना वो फूल नहीं दे रहा है, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स इस पर मुझे आ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मेरा मधुकामनी का पौधा है कितनी ज़्यादा कलियों और फूलों से भर गया है। आज मई महीने की 6 तारीख है। तो मई आते आते जो मधुकामनी का पौधा होता है वो फूल देना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपका मधुकामनी का पौधा फूल नहीं दे रहा है तो आपको इस समस्या को कैसे ठीक करना है, वो कौन से कारण है जिसकी वजह से मधुकामनी फूल नहीं देता है। ये जो दो पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दोनों के दोनों मेरे पिछले साल के पौधे हैं। ये इस सीज़न का पौधा नहीं है और इसके ऊपर मैंने क्या क्या काम कर लिया जो कि मेरा पौधा फूल देना शुरू कर चुका है। काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो गई है। सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है, मधुकामिनी के पौधे के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो चाहिए हाई टेम्परेचर, तेज़ धूप। टेम्परेचर कम से कम 30 डिग्री से ऊपर जब जाना शुरू करता है तब मधुकामनी का जो पौधा है वो फूल देना शुरू करता है। इससे पहले आप सोचो कि वो फूल देना शुरू कर देगा, तो ऐसा नहीं है। मधुकामिनी का जो पौधा है 30 डिग्री के ऊपर फूल देना शुरू करता है। काफ़ी सारे लोगों के पौधों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। मेरे भी पौधे में थोड़ी बहुत फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी पहले से ही, लेकिन ज़्यादा फ्लावरिंग आपको 30 डिग्री के ऊपर मिलेगा। और ये जो कंडीशन है ये ज़्यादा तक मई में आकर के शुरू होती है, यानी मई में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो अब आपका मधुकामनी का पौधा अगर फूल नहीं दे रहा है तो फिर समस्या है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पहले ही कमेंट कर लिए, आज से 20 दिन पहले, कि हमारा मधुकामनी फूल नहीं दे रहा है, लेकिन टेम्परेचर की वजह से ऐसा होता है। दूसरा पॉइंट जिसका कम जानकारी होती है जिसको लोगों को, मधुकामनी का एक पौधा ऐसा पौधा है जिसको कि नमी की ज़रूरत होती है। हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी, ये एक ऐसा पौधा है जो कि अगर वातावरण में नमी ज़्यादा है तो ज़्यादा खिलेगा। इसकी जो कलियां हैं वो जल्दी बड़ी होंगी, जल्दी फूलेंगी। आपने देखा होगा कि आजकल जैसे ही बारिश शुरू हुई तो आपकी मधुकामनी का जो पौधा है ये स्पीड पकड़ लेगा, इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी और जो कलियां अभी छोटी छोटी थी वो तेज़ी से बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि बारिश होते ही टेम्परेचर तो ज़्यादा है, जो ह्यूमिडिटी है यानी नमी है वो वातावरण में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका मधुकामिनी अगर अभी तक फूल नहीं दे रहा था और आपके एरिया में अब बारिश शुरू हो गई है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है तो अब फूल देना शुरू कर देगा। मान लीजिए कि आपके एरिया का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, तो ऐसे में हम हमारे पौधे की जो नमी है इसको कैसे बना करके रखें, वो क्या काम है जो कि आपको करना है जिसकी वजह से मधुकामिनी फूल देना शुरू कर देगा, कलियां बनाना शुरू कर देगा। इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी अपने पौधे की तो अब रिपोर्टिंग ना करके आप इसकी मिट्टी में ही काम कर लो। ये जो मेरे दो पौधे हैं मैंने इनकी इस सीज़न कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करी है, मैंने सिर्फ मिट्टी में काम करा है। तो इसके लिए मिट्टी की आप अच्छे से गुड़ाई करें और अगर आपके पास कंपोस्ट है तो कंपोस्ट आप अच्छी मात्रा में भर करके पौधे को ज़रूर से दे दो। कंपोस्ट पौधे की मिट्टी में नमी को बना करके रखेगा। अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो रूट प्रूनिंग है अब आप इसके अंदर ना करो। अगर आप रूट प्रूनिंग करोगे तो रूट की ग्रोथ लेने में ये बहुत टाइम लेगा और फिर फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा लेट होगी आपके पौधे में। तो इसको सीधा आप पॉट से बाहर निकालो और पूरा जो मिट्टी है, एक्स्ट्रा मिट्टी थोड़ी बहुत हटा करके आप सीधा रिपोर्ट कर दो। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैंने कोई रिपोर्टिंग नहीं करी है लेकिन फिर भी मेरे पौधे ने फ्लावरिंग शुरू कर दी। दोनों ही पौधे मेरे अच्छी फ्लावरिंग करने शुरू कर चुके हैं और ग्रोथ भी बढ़िया ले ली है इन्होंने। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके
आप इसके अंदर अच्छी मात्रा कंपोस्ट की दो, चाहे वर्मी कंपोस्ट दे दो आप, चाहे अच्छी से डिकम्पोज गोबर की खाद आप दे दो। अगर मान लीजिए आपके पास कंपोस्ट नहीं है, कोई भी मार्केट का कंपोस्ट नहीं है, तो आप इसमें चाय की पत्ती दे सकते हैं, यूज्ड टी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यूज्ड टी भी बहुत ही बढ़िया काम करेगा। एक अच्छी मात्रा आपको यूज्ड टी का देना है। यूज्ड टी यानी जो चाय की पत्ती आपके घर में चाय बनाने के बाद चाय की छन्नी में बच जाती है, इसको धो करके सुखा करके आप 4-5 चम्मच 15 से 20 दिन के अंतर पर अपनी मधुकामिनी के पौधे को ज़रूर से दे दो। ये 2 काम करेगा। यहाँ पर मधुकामिनी का जो पौधा है, इसकी मिट्टी एसिडिक होनी चाहिए, यानी इसको एसिडिक मिट्टी पसंद है। तो ये 2 काम करेगा, मिट्टी को फर्टाइल भी बनाएगा, नाइट्रोजन भी देगा और मिट्टी को एसिडिक भी बनाएगा, क्योंकि चाय की पत्ती में पाई जाती है बहुत अच्छी मात्रा टैनिक एसिड की। इसके साथ ही अगर आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल अपने मधुकामिनी के पौधे के अंदर लगातार करते रहेंगे, हर महीने कम से कम अगर आप 2 बार इस खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो पौधे की जो मिट्टी है ना, वो भी नम बनी रहती है, मॉइस्ट बनी रहती है। इसके साथ ही मिट्टी को मॉइस्ट बनाने के लिए आप ध्यान रखें कि समय समय पर अपने मधुकामिनी के पौधे को पानी ज़रूर दें। मधुकामिनी के पौधे में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। चाहे तो आप मल्चिंग भी कर सकते हो। इसकी मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा सूखेगी तो जो सीधा सीधा प्रभाव है वो कलियों के ऊपर पड़ता है, और जो कलियां हैं वो पूरी तरीके से सही समय पर डेवलप नहीं होती, छोटी छोटी रह जाती हैं, काफ़ी दिन तक ऐसी ही पड़ी रहती हैं। तो अगर आप नमी को बना करके रखोगे तो इसकी जो कलियां हैं वो तेज़ी से बड़ी होगी। इसके साथ ही आप इसके ऊपर पानी का स्प्रे भी करते रहिए। अगर आपके एरिया में बारिश नहीं हो रही है, धूप बहुत तेज़ है, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई टेम्परेचर तो चाहिए ही, लेकिन नमी बहुत ज़रूरी है मधुकामिनी के पौधे के अंदर। इसके साथ ही मान लीजिए आपका मधुकामिनी का पौधा अभी तक फूल नहीं दे रहा है, उसने कलियां बनाना भी शुरू नहीं करा और इसके अंदर लंबी लंबी ब्रांचेस है, तो आप थोड़ा थोड़ा इसको प्रून कर दो, इसके टिप को कट कर दो। तो इससे आपका जो पौधा है ना वो ज़्यादा घना हो जाएगा। मधुकामिनी एक ऐसा पौधा है जिसको अगर आप हर फ्लावरिंग के बाद इसके गुच्छों को थोड़ा सा काट दोगे ना, तो ये ज़्यादा घना हो जाएगा, ज़्यादा ब्रांचेस निकालेगा, और ये बहुत ही तेज़ी से घना होने वाला पौधा है। और इसको घना बनाने का मात्र एक ही सीक्रेट टिप है कि हर फ्लावरिंग के बाद आप इसके जो ब्रांचेस है, जहाँ से फूल सूखे हैं, 1-2 नोट छोड़ करके टिप को कट कर दो। उतनी ही ज़्यादा 2 गुनी ब्रांच ही निकालेगा और उतना ही ज़्यादा घना हो जाएगा। अब जो आखिरी पॉइंट है इस वीडियो का, कि आपका पौधा घना तो है, इसके अंदर ब्रांचेस भी हैं, आप चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं, इसकी केयर भी करते हैं, लेकिन आपका पौधा है कि फूल ही नहीं दे रहा है, कलियां ही नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब आपके पौधे के अंदर 2 चीज़ें हैं जो कि कम है। इसकी मिट्टी में 2 चीज़ों की कमी है, वो है नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो कि मधुकामिनी के पौधे के ऊपर कमाल का रिजल्ट दिखाता है। ये एक बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है और इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा है नाइट्रोजन की और फास्फोरस की। ये एक फ्री का फर्टिलाइज़र है, इसको बस आप 15 दिन के अंतर पर एक बार अपने मधुकामिनी के पौधे को दे दो। आपका मधुकामिनी जो अभी तक फूल नहीं दे रहा था वो फूल देना शुरू कर देगा। लेकिन स्टार्टिंग में जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए, कंपोस्ट का, नमी का ध्यान आपको कैसे रखना है वो बहुत ज़रूरी पॉइंट है, मिट्टी को एसिडिक कैसे बना करके रखना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर ये खाद आप देते रहोगे फिर तो आपका जो मधुकामिनी का पौधा है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो फूल ना दे। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है दाल का पानी। आप रोज़ अपने घर के अंदर दाल बनाते हैं, आप दाल का जो पानी होता है, जब आप दाल को भिगो कर रखते हो या फिर जो दाल को धोते हो, तो उसका जो पहला दूसरा पानी है उसको आप फेंको मत। इसके अंदर है बहुत अच्छी मात्रा खाद की, जिसके अंदर है नाइट्रोजन और फास्फोरस, जो कि आपके मधुकामिनी को फूलों से भर देगा। कोई भी दाल आप बनाते हो, कोई भी दाल का पानी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चने भिगोते हो या फिर आप छोले भिगोते हो, आप राजमा भिगो करके रखते हो, उसका पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप सोयाबीन को भिगा करके रखते हो या फिर सोयाबीन को उबालते हो आप, तो बिना नमक वाला जो सोयाबीन है उसके पानी का इस्तेमाल भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ये जो सारी चीज़ों के मैंने आपको नाम बताए, ये बिल्कुल वही काम करेंगी जो ये दाल का पानी करेगा। इसके अंदर भरपूर मात्रा न्यूट्रिशन की है, कमाल का फर्टिलाइज़र होता है ये। सभी पौधों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मधुकामिनी पर इसका जो रिज़ल्ट है वो कमाल का है। मैं ऑलरेडी जैसे ही सीज़न शुरू हुआ है 2-3 बार इस खाद का इस्तेमाल कर चुकी हूँ, और कंपोस्ट तो मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया था जैसे ही गर्मियाँ शुरू हुई। तो फ्रेंड्स, आप भी इस खाद का इस्तेमाल करें।
इस खाद को आप 15 दिन के अंतर पर अपने मधुकामनी के पौधे को दे दो। दूसरी चीज़ जो आप ध्यान रखो कि मधुकामनी के पौधे को जब भी आप ये वाला खाद देते हो तो मिट्टी हल्की सी ड्राई रखो। इससे क्या होगा कि जो खाद आप दोगे आपका पौधा जो इसकी जड़ है वो जल्दी से सोख लेगी। अगर गीली मिट्टी में आप दोगे तो सोख नहीं पाएगी खाद को पूरी तरीके से, तो पूरा फायदा आपके पौधे को नहीं मिलेगा। इसके अलावा और कौन से होममेड खाद हैं जो आप इस समय इसको दे सकते हैं? केले का छिलका काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि केले के छिलके में पोटाशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन तीनों ही चीज़ें पाई जाती है। अगर आपका पौधा फूल नहीं देता है तो केले के छिलके का जो फर्टिलाइज़र है, अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हो तो फिर आप 10 दिन में एक बार दो। अगर आप पाउडर बना करके दे रहे हो केले के छिलके को सुखा करके, तो 15 दिन में कम से कम 3 चम्मच आप 12 इंच के पॉट में ज़रूर से डाल दो। अब एक बोनस पॉइंट, अगर आपका पौधा पुराना है और आपके पौधे में कुछ इस तरीके से फल लगे हुए हैं और जो फल है वो पक चुका है, ये ऑरेंज कलर का या फिर लाल रंग का हो गया है, तो ये बीज इसके अंदर तैयार हैं उगाने के लिए। और ये बीज उगाने का भी ये बहुत सही समय है। जैसे कि ये वाला आप फल देख रहे हो, ये तो अभी हरा है लेकिन ये वाला उग सकता है, तो इसको आप मिट्टी में अगर दबा दोगे तो ये उग जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं पहले ही 2-4 बीज लगा चुकी हूँ जिसके अंदर से एक पौधा मेरा निकल करके आ गया है। कुछ बीज खराब हो गए, सारे के सारे नहीं उगे, लेकिन एक उग करके आ गया है। तो आप भी ये कोशिश कर सकते हैं, अगर इस तरीके से पके हुए फल लगे हुए हैं जो कि बीज है इसके अंदर, आप सीधा इसको मिट्टी में दबा दो। मैं आपको इसको तोड़ करके दिखा देती हूँ। इसको तोड़ेंगे आप तो आपको बीज इसके दिखाई देंगे। तो इस तरीके से तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधे फल को आप हल्का सा मिट्टी में गाड़ दो, बहुत ज़्यादा नीचे मत दबाना वरना जो फल है वो सड़ जाएगा, बीज सड़ जाएगा। बस हल्का सा आपको दबा करके इसको मिट्टी से कवर करना है और मिट्टी को हल्का सा मॉइस्ट रखना है। तो आपका हो सकता है कि मधुकामनी के पौधे घर में ही आप तैयार कर लें। जैसे कि मेरा एक आप देख सकते हैं कि एक पौधा निकल करके आ गया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।